भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश जी की जब गर्दन त्रिशूल से उतार दी, धड़ से अलग कर दी, तो वो भी तो सर्जरी हुई ना। उसके बाद हाथी का सिर लगा उसके ऊपर, तो सर्जरी थी। बॉडी के अंदर इतना ईगो है, हमारी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, हर इंसान की जो बॉडी है, उसके अंदर ईगो कूट कूट के भरा हुआ। आपको कोई कुछ कह के दिखाए, नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता? बॉडी रिएक्ट करती है उसी से। हाइट बढ़ाने का भी तरीका है आयुर्वेद में। एक ब्रह्मी बूटी, एक शंख पुष्पी, एक अश्वगंधा और एक शतावर। स्टेरॉइड्स कितना नुकसान करते हैं और आयुर्वेदिक तरीका क्या है एक फिट बॉडी पाने का, जिन्हें सिक्स पैक चाहिए उनके लिए। बहुत लोग कहते हैं मैडम कि शिलाजीत ये वो। शिलाजीत का नाम जब आता है तो लोग ऐसे शर्मा जाते हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। जबकि शिलाजीत जो है, कुछ लोगों को स्वेटिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो पसीने में नहा जाते हैं और फिर काफी प्रॉब्लम भी होती है उन्हें। ये स्वेटिंग इतनी क्यों होती है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? एक तो प्याज की मात्रा खानी चाहिए ज्यादा, और एक खाली पेट लहसन खाना चाहिए। प्याज ज्यादा खाना प्याज ज्यादा खाना चाहिए। लहसन भी एक आधी कली सुबह सुबह खाली पेट कैप्सूल की तरह खानी चाहिए। कैंसर सेल को मात देने की कोई चीज है, वो है व्हीट ग्रास, मोरिंगा। दो चीजें ग्रंथ में लिखा है कि अगर खीरा किसी दुश्मन को खिलाना है तो रात को खिलाओ, किसी मित्र प्यारे को खिलाना है तो सुबह खिलाओ। इसका मतलब ही इतना है। ये बात 7वीं सदी की है। बनारस पर महाराजा देवोदास का रूल था। महाराजा देवोदास एक राजा तो थे ही, साथ ही साथ उन्हें धन्वंतरी भगवान ने चिकित्सा का ज्ञान भी दिया था। महाराजा देवोदास से ही ये ज्ञान महर्षि सुश्रुत को मिला। कहते हैं कि सुश्रुत उस वक्त जंग में घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे। अब इलाज करते वक्त वो देखते कि किस तरीके से सैनिकों के हाथ कट गए हैं, किसी का पैर कट गया है, तो उस वक्त उन्होंने इरादा किया कि वो अब सर्जरी किया करेंगे। कहते हैं कि महर्षि सुश्रुत से पहले भी भारत में सर्जरी होती हुई आई थी, लेकिन उन्होंने उसे एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए सोचा। अब सर्जरी को संस्कृत में शल्य क्रिया कहते हैं और सुश्रुत ने बहुत ही कम समय में शल्य क्रिया में मास्टरी हासिल कर ली। कहते हैं कि उस वक्त दंड के लिए, यानी कि किसी को सजा देने के लिए, उसके नाक काट दिया करते थे, लेकिन महर्षि सुश्रुत उसी नाक को जोड़ दिया करते थे। वो सर्जरी करने में थोड़े दिनों में ही इतने माहिर हो गए कि जब जब उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती थी, किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो वो खुद ही उसको इन्वेंट कर लिया करते थे। इस तरीके से महर्षि सुश्रुत ने करीब 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए, जिन्हें आज एलोपैथी वाले सर्जन यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं जब सर्जरी की, तो एक वक्त ये शुरू हुई, महर्षि सुश्रुत ने इसे शुरू किया आयुर्वेदा से, लेकिन ये शिफ्ट हो गई एलोपैथी में। ऐसा क्यों हुआ? इसी बात का जवाब जानने के लिए और आयुर्वेदा से जुड़े हुए हजारों राज और बहुत सारी होम रेमेडीज जानने के लिए हम बात करेंगे सुभाष गोयल जी से। वेलकम गोयल साहब। जी, आपका भी स्वागत। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। गोयल साहब, आप बरसों से लोगों को आयुर्वेदा का ज्ञान देते आए हैं। आयुर्वेदा ही क्यों चुना आपने? आयुर्वेदा दरअसल मैंने नहीं चुना, भगवान अपने बंदों को चुनता है, किसी को किसी काम के लिए, किसी को किसी काम के लिए। बचपन से ही 5-6 साल की उम्र हो रही होगी, बचपन से ही रुझान था इस साइड की, कुछ ऐसा किया जाए जो सबके काम आए। स्कूल में भी ऐसे होता था मैं, मतलब अपनी क्लास में भी किसी को चोट लग जानी, कुछ लगा देना। अभी मुझे याद है एक बात कि हम जो ना बचपन में खेलते हैं, दौड़ दौड़ के खेलते हैं बच्चे, तो एक बार दीवार में सर लगने से यहाँ चोट लग गई। ये निशान अभी भी है, छोटा सा। तो चोट लग गई। आजकल अगर बच्चे को चोट लगे तो क्या होता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाते हैं लोग, सीधा भर्ती कर देते हैं, टंके लगते हैं, स्टिचिंग होती है, ये होता है। उस समय क्या था कि गांव का माहौल था। ये पुरानी बात है, आप देखो कि जब 10 साल पुराना, मतलब आज से 50 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है। तो मेरी जो दादी थी वो भी 108 साल की होकर दुनिया से गई हैं, वो भी तंदुरुस्त थी। गांव के लोग अच्छे होते हैं पहले भी, सेहत के मामले में खुराक अच्छी होती है। तो उन्होंने क्या किया, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर बनाया। देखो, पानी के अंदर फटकड़ी और हल्दी को बॉईल किया। वो रोज आना मेरे को कहती आंख बंद कर, ऐसे करके लगाती रहती, पानी से चंद दिनों में जख्म भर गया, ठीक हो गया। तो मेरे को उसी से लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हल्दी से जख्म ठीक हो गया। फिर 1-2 बार ऐसे हुआ कि हाथ ऐसे कट गया। घर में मेरी माँ का एक बार हाथ कटा ऐसे उंगली चाकू से, जब सब्जी काट रहे होते हैं, तो उन्होंने हल्दी और फटकड़ी को मिक्स किया और उस पर लगा दिया। 2-3 मिनट में ब्लीडिंग बंद हो गई। मैं कहा ये तो बढ़िया चीज़ है। तो वहाँ से शुरू हुए।
फिर एक बार सर में दर्द हुआ तो बाम लगा दिया। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक ना काफ़ी एज्ड थे, टीचिंग लाइन के थे, वो महिला थी, तो उनको ना माइग्रेन का दर्द था। हमारे फादर का किराने का शॉप था गांव में, जैसे गांव में छोटी छोटी चीज़ें जड़ी बूटियाँ भी रखते हैं वो गांव वाले, तो उनका भी था। तो वो उनके पास आया करते थे। एक दिन उनको माइग्रेन का दर्द अटैक हो रखा था, तो मेरे पिताजी के पास बैठे थे। वो कहते क्या करूं यार, मेरे को ये होता है। तो ऐसे ऐसे बातें करते करते पिताजी ने उनको हरड़ बहेड़ा और आंवला का चूरन दे दिया, जिसको त्रिफला चूरन बोलते हैं। उन्होंने मिलाया एक एक ग्राम उसमें हरड़ का पाउडर, 2 ग्राम उन्होंने उसमें मिला दिया बहेड़ा का पाउडर, और 4 ग्राम उन्होंने मिला दिया आंवले का पाउडर। और ये बात उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद मैंने अपने पिताजी से बात जरूर करी कुछ दिनों के बाद ही। तो क्योंकि मैंने देखा उनको पाउडर दिया, वो 10-15 मिनट के बाद पिताजी को धन्यवाद करने लगे, क्योंकि उस समय थैंक यू तो चलता नहीं था, धन्यवाद चलता था, राम राम चलता था गांव में। तो वो धन्यवाद देने लगे। तो मैं कहा यार ये तो ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हो गया, इसको तो कोई दवाई टीके की इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस तरह से ऐसा रुझान बनता 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 ना मैडम, ऐसा बना कि आज अगर देश में कोई लिखता है, सिर्फ इतना ही लिखे चंडीगढ़ वाले गूगल पे, ये भी ना लिखे सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले, सिर्फ ये लिखे चंडीगढ़ वाले या गोयल साहब के नुस्खे, तो आज विश्व में हर आदमी उन नुस्खों को अपना रहा है जो मेरे पास थे। मैंने खोल के लोगों को बताए कि इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे खाओ, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ों को बेचने का नहीं है। बिक तो जाती हैं चीज़ें, जितनी आपके हिस्से की माया वो आपके पास आएगी, लेकिन जो आपके पास ज्ञान है वो बांटना चाहिए। अब देखिए मैंने 40-45 साल में जितना भी ज्ञान अर्जित किया वो लोगों को बांट दिया, और इसी कारण मेरा आयुर्वेद में रुझान आया कि लोगों को हम रसोई घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गोयल साहब, हमने ये देखा है कि पुराना जो वक्त था, बहुत सम्मान मिला है हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सक को। हम कहते थे महर्षि, अब भी कहा जाता था वैद्य जी। तो इन सालों में या इस वक्त में ये सम्मान कुछ कम हुआ है? जो वैद्य है उसका सम्मान कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि वैद्य कभी सम्मान का भूखा हुआ ही नहीं। मैं आपको बता दूं, वैद्य हमेशा जमीन पे बैठ के पुड़िया बांध कर देता था। उसके कपड़े भी गंदे रहते थे, धोया नहीं करता था वो, जो धोए हुए, क्योंकि रात को उसने बदलने, सुबह कहता था धोएंगे फिर गंदे होंगे, वही पहनता था, अंदर के कपड़े बदलता था। तो वैद्य जो है कभी भी इन चीज़ों का भूखा रहा नहीं। और मैं जब से इस लाइन में आया, मुझे 20-25 साल तो कोई मान सम्मान वाली बात ही नहीं पता थी क्या होती है। अब जब जाके लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों को मतलब घरों के घर बच गए, बहुत सारे लोगों को मैंने नशे छुड़वाने पे काम किया, और बहुत सारे लोगों को घुटने के दर्द के लिए बताया कि हल्दी खाओ भाई, हल्दी को कैसे खाना है और त्रिफला को कैसे खाना है, और जो काले तिल होते हैं, खसखस होती है, उसको मिला के खाएंगे तो क्या फ़ायदे होते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें बनाई, लोगों को समझ आई, तो अब जाकर के वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मान सम्मान देने लगे हैं। तो कभी कभी खुशी होती है कि मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस सम्मान के लिए काम करते हैं। जो वैद्य हैं वो कभी भी सम्मान के लिए काम नहीं करते, वो सत्कार के लिए काम करते हैं। कि अगर उनका कोई पेशेंट ठीक होता है तो वो जब उनका वैद्य जी का थैंक यू करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, तो वो असली बड़ा सत्कार होता है, और वो वैद्य के हिस्से हमेशा से रहा है। जैसे आप देखिए, मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी बड़ी बात जो होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ आधार होता है। अब जैसे भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश जी की जब गर्दन त्रिशूल से उतार दी, धड़ से अलग कर दी, तो वो भी तो सर्जरी हुई ना। उसके बाद हाथी का सिर लगा उसके ऊपर, तो सर्जरी थी वो, है ना। तो भगवान ने शुरू से बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो सर्जरी जो है वो आयुर्वेद का एक पार्ट है, हिस्सा है। उसको शल्य चिकित्सा चिकित्सा कहते हैं। शल्य चिकित्सा जो है वो अब आयुर्वेदिस्ट को क्या है कि थोड़ा पीछे कर दिया गया था। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने अपनी यूनिवर्सिटियाँ ध्वस्त कर दी। उनको पता था कि इनके पास और कुछ हो ना हो, इनके पास ये ज्ञान बहुत है, इनके पास भाईचारा बहुत है, ये एक दूसरे का इलाज करके पैसे भी नहीं मांगते, और ये जो दे देते हैं ले लेते हैं। उन्होंने हमारे आयुर्वेद को इस तरह से ख़त्म किया। पहले तो शराब का ठेका खोल दिया, कोलकाता से ठेका खोलते खोलते पूरे देश में शराब फैला दी। फिर उन्होंने धीरे धीरे और छोटे छोटे नशे फैला दिए। फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ी दवाइयाँ ले आए, है ना। तो अब पहले तो हम क्या करते थे, बुखार हो गया तो बंदे को गिलोय पिला दिया, तुलसी पिला दिया, और उसको अदरक दे दिया। ऐसे करने से उसकी खांसी और जुकाम और बुखार हट जाता था। तो जब आदमी को एक आदत पड़ गई, अगर मान लो मैडम आपकी बॉडी में डॉक्टर ने बोल दिया कि कैल्शियम की कमी है, मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा चूने का पानी पी लिया करो,
कैल्शियम पूरा हो जाएगा, है ना। आपको किसी ने बोल दिया कि बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, हम कहते हैं भी गाजर खा लो, चुकंदर खा लो, पूरा हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बदले में आपको कैल्शियम की गोलियां दे दी, फिर आपको कोई ना कोई मल्टीविटामिन दे दिए। बॉडी के अंदर इतना ईगो है, हमारी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, हर इंसान की जो बॉडी है, उसके अंदर ईगो कूट कूट के भरा हुआ है। आपको कोई कुछ कह के दिखाए, नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता? बॉडी रिएक्ट करती है उसी समय। तो मतलब कहने का कि जब हम कोई चीज़ इसको खिला देते हैं, बाहर से कैल्शियम खिला दिया, तो जो कैल्शियम ये खुद बना रही है इसने बंद कर देना। आप उसके बाद लाख जोर लगा लेना, ये खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी, आपको गोली ही खानी पड़ेगी। तो ये ऐसी आदत डाल दी हमें क्रोसिन पैरासीटामोल खाने की, और हमें कैल्शियम खाने की, हमें एस्प्रिन खाने की, ऐसी आदत डाल दी गई कि हमारा देश जो है वो एलोपैथी के सिस्टम में डूब गया। और अब जब उसको समझ आया, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है, अब 200 साल के बाद लोगों को समझ आया कि यार एलोपैथिक तो सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती है। मान लो आपको दर्द हो रहा है, अभी आपको दवाई दे दी, मान लो घुटने में दर्द हो रहा है, आपको कोई पेन किलर दे दिया, दर्द बंद हो गया, आपने 6 घंटे काम कर लिया, 6 घंटे में फिर दर्द हो रहा है, फिर पेन किलर खाया, फिर 6 घंटे निकल गए, तो फिर दर्द हो रहा है भाई, तो 6 घंटे का सर्कल है। तो इसी तरीके से बुखार होता था, पहले बुखार होता था 3-4 दिन रहता था, 3-4 दिन अगर बुखार रहता था उससे बीमारी खत्म होती थी, अंदर की सारी इन्फेक्शन खत्म होती थी, क्योंकि बुखार तो अपना दोस्त है, हम उसको एकदम आते ही इंजेक्शन लगवा देते हैं कि बुखार ना रहे, तो और बीमार हो जाते हैं। तो मतलब कहने का कि पहले बुखार को उतारने के लिए वैद्य समय लेते थे, टाइम लगता था। अब जो है पहली एक खुराक खाई, बुखार ठीक, काम पे चला गया आदमी, रात को आया फिर सिर टूट रहा है, फिर एक खुराक खाई, वही 4-5 दिन वो दवाई खा के उसको दबा दिया। सिर्फ रोग को दबाया जा सकता है, एलोपैथी में उससे बचाया नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि शल्य चिकित्सा जो है, जो सर्जरी है, वो अब एलोपैथी वालों के पास सक्सेसफुल है, कामयाब है, क्योंकि हमारी जो शस्त्र क्रिया थी, जो हमारा शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, वो सारे का सारा अंग्रेजों ने पहले ही हथिया लिया था, और उसको उन्होंने अपना सर्जरी का नाम दे करके या अपने ऑपरेशंस का नाम दे करके उसको परोस दिया थाली में। तो अब सैलड तो वही होता है, एक वेटर काट के लेता है बढ़िया बढ़िया चिड़िया सी बना बना के, तो आदमी उसको टिप दे देता है 50 रुपये। एक मेरे जैसा ऐसे प्याज को मुक्की मार के खा लेता है, बात तो वही होती है। तो मतलब कहने का कि अब उन्होंने जब ये चीज़ें परोस दी, अब जाकर के देखो घुटनों के कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। है अंदाजा आपको? लोगों को वो ये भी कहा जाता है, एक सर्टेन एज के बाद घुटनों में ये कहा जाता है कि ग्रीस खत्म हो गया। हाँ। आपके घुटने जो हैं वो अब हमेशा ऐसे ही रहेगा, दवाइयां लो और काम निकालो। ये अभी सवाल भी बहुत आया है कि आयुर्वेदा में इस चीज का कुछ इलाज है? अगर कोई इलाज है तो आप मैं बताइए बताता हमारे हूँ ना, व्यूअर्स। पहले क्या होता था, अपने बुजुर्ग होते थे, आपके घर में भी दादा दादी रहे हैं, है ना। तो बुजुर्ग होते थे, वो जब औरत को बच्चा होता था तो घर में पंजीरी बनती थी। पंजीरी में 5 तरह की गोंद डलती थी, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद पीपल, गोंद केकर, गोंद नीम, 5 गोंद डलते थे उसके अंदर, गम। तो वो 5 गोंद डलते थे, उसके अंदर वो मखाने डलते थे, उसके अंदर और बहुत सारी जड़ी बूटियां डालते थे, किशमिश डालते थे, और अखरोट, बादाम, ये सारी चीज़ें डाल के एक पंजीरी का पैकेज बनता था। और वो पैकेज 3 महीने तक चलता था, जब तक बच्चा 3 महीने का नहीं हो जाता तब तक चलता था। और जो बच्चे को पैदा करती थी, जिसका नाम लेके बनाया जाता था, उसको तो बेचारी को थोड़ी सी मिलती थी, सारे रिश्तेदार आने जाने वाले सब खाते थे, उसका फायदा मिलता था शरीर को, वो बेनिफिट देती थी चीज़ें। तब ग्रीस कहाँ जाता था? किसी का ग्रीस नहीं खत्म होता था। 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग आपने भी देखे होंगे, घर में किसी का ग्रीस नहीं खत्म होता था। अब तो पहले आप देखो अपने घर में गोलियां कितनी होती थी, एक आधा कोई स्ट्रिप होता था, वो भी जब कोई कहता था जी हमने टूर पे जाना है, वैष्णो देवी जाना है, नैना देवी जाना है, हेमकुंड जाना है, या इधर अपने बाबा बर्फानी के जाना है, तो ऐसे टूर पे जाते हुए आप 3-4 पत्ते ले जाते थे लोग कि उल्टी के लिए दवाई दे दो, बुखार के लिए दे दो, कि रास्ते में कुछ हो ना जाए। तो वो इमरजेंसी ड्रग्स होती थी। तो अब आपके घर में उतना बड़ा कोई डब्बा शायद ही होगा अच्छी चीज़ों से भरा हुआ खाने पीने वाली, जितना बड़ा डब्बा आपके घर में दवाइयों का पड़ा होता है। अगर 8 मेंबर है तो आठों के रूम में दवाइयों का एक डब्बा होगा। लेकिन दवाइयों के लिए कहा जाता है कि दवाइयों का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, आयुर्वेद वक्त लगाता है। लोग ये सोचते हैं कि कल ऑफिस भी जाना है, कल कुछ काम भी करना है, थोड़ी देर में मुझे कहीं बाहर भी जाना है, तो वो फटाफट दवाई खा के इलाज करने की कोशिश करते हैं। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा प्रोसेस है जो थोड़ा फास्ट हो, जल्दी रिलीफ दे लोगों को? आयुर्वेद एक जीने की कला है, जिंदगी को जीने की कला है।
जो एलोपैथिक है उसमें मैं नहीं कहता, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है किसी की बुराई करने का। वो अपनी जगह है, उसकी ज़रूरत हमें भी पड़ती है, जब हमें पड़ती है हम उसके शरण में भी जाते हैं, होम्योपैथी की शरण में भी जाते हैं, आयुर्वेद की शरण में भी जाते हैं। हम तो कहते हैं जितनी जिसकी ज़रूरत है। अब सब्जी बनी है उसके अंदर नमक उतना ही डालो ना जितना डलता है, अब ज़्यादा डालोगे तो खाई नहीं जाएगी। इसी तरीके से अब उसमें क्या होता है कि पहले तो आदमी पैसा कमाने के चक्कर में दवाइयाँ खाता रहता है और सेहत गंवा लेता है। फिर सेहत को बचाने के लिए आयुर्वेद में आ जाता है कि गोयल साहब अब 50 के हो गए हैं, कुछ ऐसा दे दो कि जीवन अच्छा निकल जाए। भाई पहले तो बाल्टी के नीचे इतने सुराख कर लिया, अब ऊपर से कितना दूध डालेंगे, वो निकलता जाएगा नीचे, है ना। तो शुरू में ही अगर आप अपने घर को बचा लें। एक बात मैं बताता हूँ, घरेलू चीज़ बताता हूँ। जिन लोगों के घुटने दर्द करते हैं, बैक पेन होता है, रीढ़ की हड्डी में डिस्क हिल जाता है, और सिर्फ एक हल्दी आती है, काली हल्दी, और एक आती है अम्बा हल्दी, एक आती है दारू हल्दी, और एक आती है जंगली हल्दी, एक नॉर्मल घर की हल्दी। 5 हल्दियां मिला के बनती है पंचम हल्दी। सुना है आपने इनका नाम? पंचम हल्दी का मैंने नाम आपसे ही सुना था, कहीं किसी पॉडकास्ट को मैं देख रही थी, तो वहां लोगों ने नीचे कमेंट भी कर रखा था कि पंचम हल्दी होती कहाँ है, कहाँ मिलती है, हम बॉम्बे में रहते हैं, हमें नहीं पता। तो चलिए आज जवाब भी मिल जाएगा लोगों को। उनको मिलती है, ये जो कहते हैं ना कहाँ मिलती है फास्ट लाइफ के लिए, उनको मिलती है गूगल पे जाके। इसे घर पे भी बना सकते हैं? हाँ, तभी तो फार्मूले बोलता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ मैडम कि इतनी बड़ी आबादी में, मैं हमेशा कहता हूँ इतनी बड़ी आबादी है, सबको अकेला सुभाष गोयल हल्दी कैसे खिला देगा? 2 चुटकी हल्दी रोज खानी है। अब 140 करोड़ को समझो, है ना, 280 करोड़ चुटकियां हल्दी। मैंने एक बार स्लोगन बनाया था कि 2 चुटकी हल्दी की कीमत तू क्या जाने, है कितनी बड़ी कीमत है। तो जो 2 चुटकी हल्दी दूध में डालो, 2 चुटकी मतलब चम्मच का, 2 चुटकी पंचम हल्दी। हाँ पंचम हल्दी दूध में डालो, 1 चम्मच कश्मीरी हनी डालो उसके अंदर। और कश्मीरी हनी भी आपको गूगल पे ही मिलेगा, ये आम मिलता नहीं मार्केट में। आम जो जो मिलता है ना हनी बाजार में, वो आपने देखा होगा 100 रुपए की शीशी मिल जाती है। ये 150 ग्राम 600 रुपए का हनी है, जो कश्मीरी हनी है। जिनको शौक है जिंदगी जीने का उनके लिए बनाते हैं हम ये दवाइयाँ, उनके लिए बताते हैं। बाकी तो ठीक है, चल रही है जीवन सबका। तो कश्मीरी हनी 1 चम्मच डालिए, आधा चम्मच ये पंचम हल्दी डालिए, और ये दूध लेना है 200-250 ग्राम, डाल के उसको अच्छे से गर्म दूध में मिला के ऊपर से डालना है, उसको बॉयल नहीं करना, उबले हुए दूध में डाल के मिक्स करो। तो उसको धीरे धीरे सिप कर करके पियो। पीने से क्या होता है आप आधा घंटे के बाद बताओगे कि कितनी एनर्जी आती है। और घुटनों का दर्द, बैक पेन, सर्वाइकल का पेन, किसी तरह का भी दर्द है वो कंट्रोल कर लेती है। और जिनको कहा गया है कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, ऑपरेशन होगा, काला गोंद कैप्सूल लीजिए आप। उसमें क्या है, काला गोंद डाला हुआ है। मैं नुस्खे इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो पॉडकास्ट है ये मेरी फैमिली की तरह है, आपकी फैमिली की तरह है। जो आपके दर्शक हैं वो अपना परिवार है, सारा देश अपना परिवार। मैं नुस्खे इसलिए बताता हूँ कि घर पे बनाओ, घर पे खाओ। अगर आपकी कोई मजबूरी है, नहीं बना सकते, या बाहर रहते हैं, जब कोई प्रॉब्लम है, तब आप हमारे गूगल पे जाके परचेज कर सकते हो, वो इजी भी है। लेकिन उस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। घर पे बनाओगे थोड़ा सस्ता पड़ता है प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ है ना। अब होटल पे जाके सब्जी खाते हैं 150 की, और 150 की सब्जी ला के घर पे बनाते हैं, पूरा परिवार खाता है। तो ऐसे करके बाजार से जब चीज़ लेते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो काला गोंद जो लीजिए, ओरिजिनल वाला मार्केट से मिलेगा आपको, और वो काले रंग का होता है, काला गोंद, और कड़वा होता है। उसके अंदर मतलब मान लो आपने 60 ग्राम काला गोंद लिया, उसके अंदर 40 ग्राम जटामानसी। ये जो मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ उलझन वाली नहीं है, आप लिख लो बस, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नाम नोट कर लो। पंसारी को जब दिखाओगे उसको सब पता है, वो वही देगा आपको। काला गोंद और जटामानसी लेके इसका पाउडर बनाओ। पाउडर बनाया, जब 100 ग्राम पाउडर बना तो उसमें से 1 कैप्सूल में आता है 1 ग्राम पाउडर। उसके हिसाब से आप 1 ग्राम के हिसाब से उसमें से चुन करके पुड़िया बना लीजिए, और वो खाइए। और एक सुबह एक शाम खाइए, क्या आनंद आता है। साथ में हल्दी वाला दूध पी लीजिए। वही डॉक्टर कहेगा जो कहता था आज ही ऑपरेशन होगा, वही कहेंगे यार तेरे को ठीक है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कितने टाइम में तो असर आप दिखाता है? कहते हो आयुर्वेद धीरे काम करता है, कितना फास्ट काम करता है, आप करके देखिएगा कभी। कितना टाइम में असर मिलेगा? इसका मैं बताता हूँ मैडम, हम कहते हैं कि इसको कम से कम 3 महीने खाओ। पहले महीने में पेशेंट को 10-12% रिजल्ट आ जाता है। वो वाला रिजल्ट आता है जो जाने वाला नहीं होता, वो रिजल्ट ही होता है। फिर ये नहीं है कि आज दर्द बंद हो गया कल को फिर होएगा, ऐसा नहीं। तो उसके बाद इसको 3 महीने करो, 30-40% रिजल्ट आता है। फिर उसको आप थोड़ी मात्रा सुबह शाम की बजाय एक टाइम कर दो रात को, और उसको खा लो फिर 2-3 महीने और, ताकि दोबारा अपने को ऑपरेशन वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। बहुत मस्त चीज़ है जी।
हाइट बढ़ाने का भी तरीका है आयुर्वेद में? हाइट जो है, एक मैं चीज निकाल दूं लोगों के दिमाग में, जो उम्र होती है उसके मुताबिक, जैसे 19 साल की उम्र के बाद कभी हाइट नहीं बढ़ती, और 19 साल की उम्र तक अगर पेशेंट जो है एक ब्रह्मी बूटी, एक शंख पुष्पी, एक अश्वगंधा और एक शतावर, और उसके अंदर एक सफ़ेद मूसली, और उसके अंदर एक कौंच का बीज, और उसके अंदर शिलाजीत, और साथ में गोखरू चूर्ण, 9 चीज़ें गिनी है मैंने। भैया फ़ोन मत करना, नहीं उठाए जाते। इस पॉडकास्ट की ये बैक करके एक एक चीज़ सुन के नोट कर लेना, क्योंकि फ़ोन सिर्फ इसीलिए करना कि गोयल साहब को जब मिलना हो फ़ोन कर लेना, आपको मिलने का टाइम मिलेगा। अगर आप फ़ोन करके पूछोगे वो बताओ जी कितनी कितनी, आपको भी पता नहीं बता पाएंगे, इतना फ़ोन आता है। तो आप इसको रील को पीछे करके सुनेंगे, लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो ये जो फार्मूले हैं जो मैं बताता हूँ, ये लोगों की घर में होने चाहिए, रसोई घर में होने चाहिए। लिख लो यार, 100-100 ग्राम ला के सारी डब्बियाँ रख दो, क्या होगा। मान लो आपने घर में 50 डब्बियाँ रख दी मेरे बताए हुए फार्मूले की, 50 डब्बियाँ आपके घर में अगर आ गई तो 5,000 रुपये का खर्चा नहीं लगेगा आपका सारा, और 5,000 रुपये में आपके घर में मेडिकल स्टोर खुल जाएगा आयुर्वेद का। कोई भी प्रॉब्लम होएगी, मेरा रील निकालो, सुनो और वो चीज़ उठाओ, खा लो, फायदा होगा। तो ये हाइट बढ़ाने का नुस्खा तो हो गया, मतलब इन सबको नहीं, डेली अभी खाना हुआ है? नहीं, एक और बताता हूँ। ये खाना है पाउडर, इसको खा लिया डेली, रात को सोने से पहले 1 चम्मच भर के गर्म दूध के साथ, उसमें हल्दी मिला लो और भी बढ़िया। और इसके साथ क्या करना, देसी घी लेना है, देसी घी 50 ग्राम, और उसके अंदर 50 ग्राम आपने क्या डालना है, नारियल का तेल। दोनों को मिक्स कर लो, मिक्स करके नाभि में लगाओ, ऐसे नाभि में जब लगाओ तो पेट हिलना चाहिए, और उसके बाद अंडर आर्म्स में जोर जोर से लगाओ, और उसके बाद 4-5 बार ऐसे पीछे को, 4-5 बार ऐसे आगे को, इसको रगड़ो। और उसके बाद आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, और आपका बच्चा अच्छी अच्छी चुस्ती फुर्ती में रहता है। तो ये चीज़ें करने से होता है। तो कुछ यंग लड़के, ये सवाल भी मेरे पास आया, जिम जाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं सिक्स पैक के लिए, स्टेरॉइड्स कितना नुकसान करते हैं, और आयुर्वेदिक तरीका क्या है एक फिट बॉडी पाने का, जिन्हें सिक्स पैक चाहिए उनके लिए? देखो, जो जिम ट्रेनर है इसके बारे में वो बहुत बढ़िया बताते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि जो लोग उनके कहने पे डाइट लेते हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ साथ अगर वो व्हीट ग्रास ले लेंगे, मोरिंगा पाउडर ले लेंगे, शिलाजीत खाएंगे तो कमाल का रिजल्ट आएगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको शिलाजीत के बारे में, बहुत लोग कहते हैं मैडम कि शिलाजीत शिलाजीत ये वो। शिलाजीत का नाम जब आता है तो लोग ऐसे शर्मा जाते हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। जबकि शिलाजीत जो है ये एक भगवान की दी हुई ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के जितने भी गांठें हैं, जोड़ हैं, और जितना भी हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है बीरज के अंदर, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, दोनों के लिए फायदा, और उसको स्ट्रॉन्ग करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को। और जितने जिम करते हैं लड़के उनको ये चाहिए। गोयल साहब, बात हम करेंगे एक बर्निंग डिजीज की, कैंसर की। आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है लोगों में कैंसर। जब किसी को पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, आयुर्वेदा के हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसका? फर्स्ट स्टेप, देखिए, जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो मैं नहीं कहता लोगों को कि कोई गुमराह करने वाली बात होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनको बौखलाना नहीं चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और साथ में एक वैद्य की। अगर सिर्फ आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज चाहे तो? मैं कहता हूँ अगर सिर्फ वो आयुर्वेद पद्धति से इलाज चाहे तो या तो उस तरह की सुविधाएं आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में हो तो हो सकता है। अगर वो कहे कि आयुर्वेद मुझे दवाई दे के घर भेज दे, मैं काम भी करता हूँ, नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, जो लोग एलोपैथी में काम इलाज कर रहे हैं, कीमो वगैरह लग गई है, रेडियोथेरेपी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमारे पास आते हैं कि गोयल साहब आप कुछ एनर्जी के लिए दो, तब हम देते हैं। हमारे पास जो CA7 विन के नाम से बनता है प्रोडक्ट देते हैं। और व्हीट ग्रास, मैडम अगर दुनिया में कैंसर सेल को मात देने की कोई चीज़ है वो है व्हीट ग्रास, मोरिंगा, 2 चीज़ें। अगर ये 2 चीज़ों को सही वैद्य की देख रेख में पेशेंट ले ले तो वो उसकी नैया पार हो जाती है। और इसके इस प्रॉपर्टी के बारे में आप ये मत सोचिएगा कि गोयल साहब बता रहे हैं तो गोयल साहब से मिलेगी, ये कहीं भी मिलती हैं। और आप गूगल भैया से जाके पूछिएगा, गूगल पे जाके सर्च करिएगा, क्रोम में जाके सर्च करिएगा, उसके अंदर आप लिखिएगा कि व्हीट ग्रास के बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या हैं, मोरिंगा के फ़ायदे क्या हैं, और ये भी लिख सकते हो कि कैंसर रोगी के लिए व्हीट ग्रास के कितने फ़ायदे और क्या फ़ायदे हैं, वो सारा कुछ आपके सामने आएगा। ये भी नहीं है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास हर कोई नहीं आ सकता, ना सबके लिए मैं बना सकता हूँ,
मेरे पास इतना साधन अगर हो भी गया तब भी नहीं बन पाएंगे, कितना बड़ा मर्जी साधन कर दो, इतने करोड़ों लोगों का पेट तक चीज पहुंचानी बच्चों का खेल नहीं है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चीजें सारी कंपनियां बनाती हैं, कहीं से भी लो, खाओ और अपनी जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। ये जो आपने कैप्सूल बताया C7, क्या नाम है इसका पूरा? CA7 विन। CA7 विन, विन। हाँ। और ये मिलेगा कैसे? ये गूगल पे जाना, ये ये हमारी वेबसाइट पे मिलता है, या फिर लोग मुझे मिलते हैं आके, मैं पर्सनली तो नहीं मिलता लेकिन मेरा वीडियो कॉल होता है। जो भी लोग क्लिनिक पे आते हैं तो उनकी अगर इच्छा होती है गोयल साहब से बात करनी है तो मेरा वहाँ पे स्क्रीन है, वहाँ पे वो ऑन करते हैं तो मैं वहाँ पे आके उनसे डिस्कस करता हूँ, और जो वहाँ डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनको अच्छे से समझा के दे देते हैं वो चीज़ें। एलोपैथी का हमें पता है कि एक ब्रांड है, उसी से लेनी है दवाइयाँ। होम्योपैथी में हम किसी डॉक्टर पे रिलाई करते हैं, आसपास क्लिनिक होता है, वहाँ जाते हैं और वर्ड ऑफ माउथ से उनका प्रचार होता है। आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर लोगों के एक्सेस में है नहीं, तो कैसे पहचाने एक डॉक्टर को, आयुर्वेदिक चिकित्सक को कैसे पहचाने कि इनके पास जाने से लोगों के पास एक्सेस कम होने की वजह से लोग आयुर्वेदा की तरफ कम जाते हैं और एलोपैथी वाले का क्लिनिक हर जगह मिल जाता है तो लोग वहाँ ज़्यादा दौड़ते हैं। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो BAMS करते हैं, उसके बाद वो भी एलोपैथी में ही ट्रीटमेंट करने लगते हैं, क्योंकि एक आयुर्वेदिस्ट को, आयुर्वेदिक के स्टूडेंट को एलोपैथी भी पढ़ाया जाता है और उसको नॉलेज होती है उस चीज़ की, तो वो उसमें ज़्यादा जल्दी, क्योंकि उसको तो दुकान चलानी होती है अपनी, उसको तो उसने डिग्री करी है, उसको तो जीवन यापन चलाना होता है, तो वो भी एलोपैथी करता है। और लेकिन अगर आपने जैसे सवाल किया कि कैसे हम पहचाने कि ये वैद्य है, वैद्य हमेशा नाड़ी देख के इलाज करता है, जो वैद्य नहीं है वो लेबोरेटरी के टेस्ट देख के इलाज करता है। बस इतना फर्क है कि अगर कोई आपको टेस्ट लिख कर दे रहा है वैद्य की, जाओ जाके टेस्ट करा लो फिर मैं देखता हूँ, तो समझो वो वैद्य नहीं है, वो डॉक्टर है। और जो वैद्य है वो हमेशा नाड़ी देख के, उसकी दब्ज पहचान के इलाज करता है। और ऐसे नाड़ी वैद्य मेरे साथ 3 हैं, तीनों बहुत निपुण हैं। और एक तो हमारे बहुत सीनियर है, उनकी अब तो बहुत वृद्ध अवस्था हो गई है, और वो नाड़ी देख करके आदमी को वो चीज़ें बता देते हैं जो उसने सपने में भी नहीं सोची होती। सर, वात, पित्त और कफ 3 एलिमेंट्स होते हैं हर एक इंसान के, अलग अलग बॉडी टाइप होता है आयुर्वेद के हिसाब से, जितना मैंने पढ़ाया है। तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए हमारी यंग जनरेशन के लिए कि कैसे वो पहचाने कि उनका बॉडी टाइप वात है, कैसे पहचाने पित्त है, कफ है, और अगर ऐसा है मतलब किसी को भी अपना बॉडी टाइप जानना हो कैसे जानेगा? ये ना इतना आसान नहीं होता, और इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लगते हैं। अभी जैसे मुझे 40 साल हो गए, 40 साल में आप इमेजिन कीजिए कि रोज़ अगर मैंने 20 नाड़ियाँ देखी होंगी हाथ में पकड़ के। खैर कुदरत का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि 1996 में, 1996 में मैंने अपने वैद्य जी के साथ बैठना शुरू किया था। तो हमेशा हमारे पास रोज़ का 100 सवा 100 लोगों का आना जाना था, 100-150 पेशेंट हमेशा ही रहा, उन दिनों में भी रहा जब बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान आयुर्वेद में नहीं था। हमारे पास था क्योंकि हमारी बहुत पब्लिसिटी थी पूरे चंडीगढ़ में, जिसको मिल लेते थे वो तो कहता था बस अगली बार 10 लोग और आएंगे, क्योंकि हमारी एक तो बात समझाने का है कि हमने सामने वाले को अपनी बात कही नहीं, समझाई है, तो वो जाके लोगों को समझाता था। तो हमने कितनी नाड़ियाँ देख ली होंगी, अगर 100 भी रोज़ की देखी तो अभी मैं आपको 20-30 कह रहा हूँ, तब भी आप अंदाज़ा लगाइए कि 1996 से लेके आज तक मतलब कितनी नाड़ियाँ हमने देखी होंगी और कितना अनुभव इकट्ठा किया होगा। तो ये एक शब्दों में बयान नहीं होता। हाँ, एक ज़रूर मैं बात कहूँगा कि वात, पित्त, कफ जो है 3 दोष हैं बॉडी के, और तीनों में 148 रोग आते हैं। 148 148 बीमारियां इन तीनों में आती हैं। और जैसे मान लो हम ऐसे नब्ज लेते हैं तो उसमें आता क्या है कि वात, पित्त और कफ, पहली नाड़ी वात, पित्त और कफ। जब आजकल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि जो लोगों की वात और पित्त की प्रकृति बहुत है, जिनको वात का रोग है उनके मैं थोड़े थोड़े सिम्टम बता देता हूँ कि उनको पेट में प्रॉब्लम रहेगी और उनका वाय बड़ा रहेगा शरीर के अंदर। वो जैसे माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होएगी और उनके हाथों पैरों में ऐंठन हो जाएगी। और दूसरी बात कि वात का जो रोगी होता है और उसको बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है उसका। और जो पित्त का दोषी होता है, पित्त का दोष, पित्त गर्मी की कारण माइग्रेन होएगा, पेट में गर्मी हो जाएगी, लीवर में गर्मी हो जाएगी, सिलेटेड लीवर की बीमारियां, ब्लोटिंग, ऐसी चीज़ें। और जो कफ का रोगी है उसके अंदर क्या होता है, उसकी बॉडी के रेशे जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं।
तो उससे उसको गठिया वात, वाय वाले को जैसे वाय के साथ गठिया होता है, वात रोग होता है, ऐसे ही कफ दोष में आकर के जो रेशे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं बॉडी के, उससे जैसे 100 150 छींक आ गई है ना, आदमी छींक ही मारता है ऐसी, और ऐसे कुल मिला के 148 रोग इन तीनों में आ जाते हैं। और आजकल तो मतलब जैसा जमाना आ गया है, रोग भी बहुत आ गए हैं, लेकिन सारे रोग इन वात पित्त कफ के अंडर ही रहते हैं, इससे बाहर कोई रोग नहीं जा सकता। हाँ, मैंने किसी वैद्य जी से एक बार कुछ दवाइयाँ ली थी, तो उन्होंने एक बात कही थी, बोले कि बॉडी इतनी समझदार है, जिसे पता है कि विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, वो सब कुछ खुद बनाती है, आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। और बोले कि आपके खाने की चीजों में ही ये सारी चीजें हैं। तो वात पित्त और कफ तीनों प्रवृत्ति के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, और ऐसा क्या कॉमन फूड है जो सब खा सकते हैं और सबको खाना चाहिए? वो सैलड जो है वो सब खा सकते हैं, खीरा, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम, ऐसी सारी कच्ची सब्जियां। और जो कच्ची सब्जियां होती है ना, उसको जिंदा फूड कहा गया आयुर्वेद में। जो कुक हो जाती है वो मुर्दा फूड है। मुर्दा फूड मतलब उसमें वो तत्व नहीं रहते ताकत देने वाले, जो जिंदा फूड में रहते हैं। जिंदा फूड जैसे काटा और खाया, फ्रूट काट लिया और खा लिया, सैलड काट लिया और खा लिया, तो वो जिंदा फूड में आते हैं। तो इस तरह से जो फूड है, एक तो हरड़, बेहड़ा और आंवला, 3 फल होते हैं, तीनों का पाउडर, त्रिफला पाउडर, ये सुबह सुबह खाली पेट खाओ महिलाएं, और पुरुष जो है वो शाम को 5 बजे खाएं। और ये चीज़ें जो है ना, अगर मैं सैलड की बात करूं तो सैलड काटो पूरा एक बाउल भर के 500-600 ग्राम का, सुबह सुबह खाली पेट खाओ, सुबह ही खाली पेट। सबसे पहले खीरा खा लो। खीरा खा करके जो लोग DSR वगैरह, जो गैस की गोली कैप्सूल खाते हैं, वो छूट जाती है। और बहुत लोगों को छुड़वाई है ऐसे। अब मेरा एक वीडियो देखना, उसमें मैंने सिर्फ खीरे पे वीडियो बनाया, वो 23 मिलियन तक चला। मतलब इसका मतलब लोगों को खीरा भी खाना नहीं आता था, जबकि तभी उन्होंने एक दूसरे को भेजा कि तू भी देख। तो खीरा खाने की एक विधि होती है। लोग रात को खाते थे खीरा। रात को जो खीरा खा रहा है वो शरीर में वायु भर देता है, शरीर बीमार होता है। अगर सुबह खीरा खाते हैं, शरीर को तंदुरुस्त कर देता है। तो ग्रंथ में लिखा है कि अगर खीरा किसी दुश्मन को खिलाना है तो रात को खिलाओ, किसी मित्र प्यारे को खिलाना है तो सुबह खिलाओ। इसका मतलब ही इतना है। और ऐसे ही उसमें काला नमक डालो, सैलड में थोड़ी सी काली मिर्च डालो, ऊपर से 2 चम्मच जैतून तेल, जिसको हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन, डाल के उसको अच्छे से हिला के मिक्स करके खाओ। 1 महीना खाने के बाद आपकी बॉडी आपको बता देगी कहाँ खड़े, लेवल पता चलेगा। अभी ये तो हो गई डाइट की बात, अब थोड़ी सी बात हम ब्यूटी की कर लेते हैं। गर्मी बहुत है, कुछ लोगों को स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो पसीने में नहा जाते हैं, और फिर काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है उन्हें। ये स्वेटिंग इतनी क्यों होती है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? स्वेटिंग जो है ना, ये बहुत लोग हैं जिनको जब खाना खाते हैं तब होती है, कईयों को थोड़ा बहुत चलने में, गर्मी में होती है, कईयों के ना शरीर में एक बार ऐसा स्वेटिंग हो जाती है कि गंदी स्मेल पैदा हो जाती है। बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास जो कहते हैं, गोयल साहब इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर बाई चांस पसीना आ जाए तो हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते, हम लोगों से मीटिंग नहीं कर पाते, हमें खुद बुरा लगता है, इतना शरीर में बदबूदार पसीना आता है। तो ऐसे लोगों को एक तो प्याज की मात्रा खानी चाहिए ज़्यादा, और एक खाली पेट लहसुन खाना चाहिए। प्याज ज़्यादा खाना चाहिए। लहसुन भी एक आधी कली सुबह सुबह खाली पेट कैप्सूल की तरह खानी चाहिए। तो उसमें अब एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए, कहते हैं जी मुझे बहुत ऐसे गंदगी आती है, पसीना आता है। तो मैंने उनको बोला कि जो बबूल की फली होती है ना, किक्कर की फली, बबूल की फली, आप उसका पाउडर बनाओ। कहते क्या करूं? मैं कहा उसका मंजन करो, आपको लगेगा दातुन कर रहे हैं, और उसी को पानी में घोल के रात को रख दो, सुबह पी लो। मैडम उन्होंने कमाल कर दिया। थोड़े दिनों बाद आए, कहते गुल साहब वो तो बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं तभी तो मैंने बताई आपको, कमाल की ना होती तो मैं क्यों बताता। तो कहते अब मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि उसको लेने के बाद अब थोड़ी सी खुश्की हो रही है। मैं कहा आपने कौन सा पूरा सुना मेरे से? उसके अंदर मिश्री खा सकते हो आप। कहता बस यही गलती हो गई, हमने पूछा नहीं। अब उसने मिश्री खाना शुरू किया तो एकदम परफेक्ट, पैरों में आग निकलती थी, सेक निकलता था, इतनी बुरी हालत थी पसीने से उसकी रोजाना। वो कहता गोयल साहब बच गए। मतलब जहाँ भी मिलता है इतनी कसर रह जाती है कि पाँव नहीं छूता, क्योंकि मैं छूने नहीं देता किसी को, लेकिन उसका नज़रिया यही होता है कि इतनी इज्जत देना चाहता है वो, कि ये चीज़ें अगर आप भी करोगे, बबूल की फली जिसको किक्कर का पंचांग कहते हैं,
उसका पाउडर बराबर मात्रा में ड्राई करके और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के आप उसको खाइएगा। और मिश्री जब खाना है तभी मिलाना, अगर मिला के रख दोगे तो खराब हो जाता है। स्किन की हम बात कर लेते हैं। स्किन में जब बाहर निकलते हैं, सन एक्सपोजर होता है, सनबर्न हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि रात को भी सनस्क्रीन लगाओ, SPF 50 होना चाहिए, ये सुनने में आता है बहुत सारी जगह से। क्या आयुर्वेदा में तरीका है स्किन को प्रोटेक्ट रखने का? मैं भी बेचता हूँ ये 30, 40, 50 सब बेचते हैं हम। उनको जो कहते हैं हम घर पे नहीं कर सकते, हम नहीं कुछ करेंगे। लेकिन मैडम मैं आपको बताऊं, भगवान का बनाया हुआ जो 30-40 फार्मूला है ना, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ कुछ नहीं है। थैली का दूध, पैकेट का दूध, आप उसके साथ अपने फेस को वॉश कीजिए रोज़ रात को सोने से पहले। वॉश किया, फिर ठंडे पानी से धो डाला। उसके बाद आप चंदन, उसमें बेसन और उसके अंदर अपना ये क्या नाम लेते हैं, चंदन, बेसन और मुल्तानी मिट्टी, 3 चीज़ों का मैडम पेस्ट बनाओ और उसको अच्छे से पानी में घोल करके फेस को रगड़ो रगड़ो रगड़ो। पहले दूध से धो लिया, फिर वो मसल दिया। स्क्रब देखो कितना बढ़िया बता रहा हूँ मैं आपको, ओरिजिनल स्क्रब घर पे बनाया, घर पे लगा। उसके साथ जो आपका फेस चमकेगा। और उसके बाद सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हो, वो ले लो आप, पंपकिन सीड ऑयल ले लो और एक ले लो एप्रीकॉट ऑयल, दोनों को मिक्स करो। एप्रीकॉट क्या होता है, खरमानी का तेल हो गया। पंपकिन सीड क्या होता है, कद्दू के बीज का तेल। दोनों को मिला लो, मिला के अच्छे से फेस सुबह सुबह अच्छे से दूध से फिर धो लो एक बार, धो के उसके बाद जब सूख जाए स्किन, तो फिर उस ऑयल की हल्की मसाज कर दो। उसके ऊपर जो मेकअप आपको करना है कर लो, और जब आप मेकअप उतारोगे आपकी स्किन बिल्कुल वैसी मिलेगी, क्योंकि वो स्किन को लेमिनेट कर देता है। हम बात करते हैं होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक। क्या इन दवाओं को एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं को लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, ये सारी आपस में बहनें हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ एलर्जी नहीं करता। सबसे बड़ी बहन जो है वो तो आयुर्वेद है, सबका गुरु। और उसके बाद आई ये होम्योपैथी, उसके बाद आई एलोपैथी हमारे देश में। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह देते हैं पेशेंट को कि अगर आपकी कोई दवाई चल रही है, चाहे वो होम्योपैथी है चाहे वो एलोपैथी है, तो उसका और आयुर्वेदिक मेडिसिन का 15-20 मिनट का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। क्योंकि तासीर आयुर्वेदिक की भी गर्म होती है। हाँ। और एलोपैथिक की भी गर्म होती है। तो कुछ कुछ जगहों पे हमने पढ़ा है कि जब कैंसर जैसी कोई डिजीज हो तो एलोपैथी के साथ साथ आप आयुर्वेदिक दवाएं ना लें, क्या ऐसा है? हाँ, कई बार जो जैसे अभी बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, उसमें हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ पता है क्यों मना करते हैं? इनमें कुछ दवाइयों में मेटल डालते हैं, भस्में डलती हैं। और जो हर्ब से बनी हुई है वो मना करने की, हल्दी है, त्रिफला है और बहुत सारे पाउडर, ऐसे अगर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि जिसमें भस्म डली है, जिसमें मेटल डले हुए हैं, वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेने चाहिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देते हैं हम सबको, साथ साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फॉरेनर भी आयुर्वेदा को मानते हैं? आज की डेट में अगर आप कभी मेरे ऑफिस में आओ तो आप देखोगे कि 80% जो पेशेंट हमारे पास है वो फॉरेन का है। इंडिया विदेशों का से हमारे आते पास सिर्फ 20% है। तो फॉरेनर जो है वो इसलिए उसकी मजबूरी है आयुर्वेद को मानना। क्यों? वहाँ तो डॉक्टर ट्रीटमेंट ही नहीं देते, देते हैं तो मिलते ही नहीं है। वही एक ही दवाइयाँ लिख के देते हैं, खा लो भी 2 साल, मिल लेना फिर। अब 2 साल खा के ज़िंदगी के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना, वो बेचारा परेशान हो जाता। तो वो कहता है उतने पैसे नहीं लगने इंडिया टिकट खर्च के जाने में, चलो गोयल साहब के पास चलते हैं। आते हैं लोग, बहुत आते हैं। मतलब विदेशों में भी आयुर्वेदा को मैडम माना आज जाता की डेट में विदेशों में ही माना जाता है। अंग्रेज खुद मानते हैं अपने आयुर्वेद को, खुद ही तभी तो उन्होंने अपना आयुर्वेद ले जाके उसको दूसरी चिकित्सा में चेंज कर लिया। कोई है चीज़ ऐसी जो ज़मीन से कभी पैरासीटामोल के पौधे लगते हैं? नहीं ना लगते। करोसिन के पौधे लगते हैं कभी? कभी एस्पिरिन के पौधे लगते हैं? नहीं ना लगते। सिनकोना पार्क, क्लोरोकिन के पौधे तो नहीं लगते। सिनकोना पार्क का पौधा लगता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के क्लोरोकिन बनती है। तो ऐसे ही जो चीज़ बनती है धरती माता की देन है, या आसमान से बरसेगी या धरती से पैदा होगी, 2 ही चीज़ें हैं। और जो चीज़ भगवान देता है और उसको अगर हम सीधे तरीके से खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। जिस चीज़ को भगवान की दी हुई चीज़ को कोई इंसान प्रोसेस कर देता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता, वो क्या करेगा। सबसे ज्यादा सवाल गोयल साहब आते हैं किडनी स्टोन को लेके, किडनी की बीमारियों को लेके। क्या इलाज है आयुर्वेदा में? आयुर्वेदा में बहुत इलाज है इसके, लेकिन उससे पहले मैं अब आज कोई आयुर्वेदिक इलाज की बात करने में नहीं बैठा हूँ, क्योंकि आज मैं आपके बड़े जेंटल पॉडकास्ट में बैठा हूँ।
तो मैं वैसे भी घरेलू चीज़ें ही बताता हूँ लोगों को ज़्यादा। यदि आप अपने घर में एक प्लांट ले आओ, पत्थर चट, पत्थर चट। उसका नाम ही पत्थर चट है। अभी आप गूगल सर्च करो, उस पर लिखो पत्थर चट, आपके सामने प्लांट खड़ा हो जाएगा आगे। तो वो प्लांट आप घर पे ला के रखो, 2-3 पत्तियां उसकी सुबह सुबह तोड़ के अच्छे से धो के संवार के उनको ऐसे चबा लो पान की तरह, चबा चबा के उसका रस पी लो और उसको फेंक दो, थूक दो, जो बच गया पीछे फोकट, नहीं बचा तो वो भी ले जाओ अंदर, कोई परेशानी नहीं। तो पत्थर चट का रोज पत्तियां खाने से आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है। और किडनी में पथरियां रहती हैं, मेरे भी होंगी, आपके भी होंगी, टेस्ट कराओ तो पता चलता है। अगर बड़ी हो जाती हैं, कहीं फंसने लगती हैं तो पेन करती हैं तो डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा। और जब ऑपरेशन से डरते मारे फिर कहता है गोयल साहब के पास चलते हैं। मेरे पास आता है तो मैं उसको 1-2 दवाइयाँ छोटी छोटी दे करके उसको ठीक कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी गोक्षूरा पाउडर बहुत काम करता है इसके अंदर। और बहुत सारी आयुर्वेद में एक है हजरुल लहूद भस्म, इतनी मस्त चीज़ है, चुटकी भर लेनी है रोज, कहीं भी तो लेंगे तो पथरी को साफ करता है। जो चीज़ किडनी को साफ करती है वो पथरी को साफ करती है। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं एडिक्शन से, चाहे वो शराब का हो या सिगरेट का हो। क्या कोई रेमेडी बता सकते हैं आप पीछा छुड़ाने के लिए इस नशे से? हाँ, सिगरेट छोड़ने का, तम्बाकू छोड़ने का घरेलू उपाय है। जो लोग जर्दा, खैनी, तम्बाकू, गुटखा, ऐसी सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको क्या करना, अजवाइन लेना, ऐसे हाथ पे रखो, अजवाइन ऐसे करके रखो, 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितनी गुंजाइश है, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाओ और चुटकी बजाओ, मुंह में रखो। और यदि आपने उसको मुंह में रख लिया, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो तम्बाकू की तलब लग रही थी, खुजली हो रही थी, खाना वो हट गई और सिगरेट पीने को मन ही नहीं कर रहा। तो यदि आप दिन में 10 सिगरेट पीते हो, 20 सिगरेट पीते हो, तो 2 या 3 सिगरेट पी पाओगे, आप सिगरेट छोड़ दोगे। और अगर तम्बाकू खाने की आदत है, आपको लगेगा उसकी जगह यार ये अजवाइन अच्छी है, तो अजवाइन तो भाई अगर खाओगे तो फायदे ही फायदे, तम्बाकू के नुकसान ही नुकसान। ये तम्बाकू छोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। मैं एक लास्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है गार्डनिंग का। आजकल लोग जब अपना घर भी डेकोरेट करते हैं तो प्लांट्स लगाते हैं, लाइव प्लांट्स। ऐसे कौन से पौधे हैं जो घर में होने ही चाहिए, आपके बेडरूम में होने ही चाहिए, जो एक पॉजिटिविटी तो देते हैं, साथ ही साथ उनमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज भी होती है? हाँ, एक तो आपके घर में एलोवेरा होना चाहिए, एक मैंने अभी बताया पत्थर चट होना चाहिए, एक आपके घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए, तुलसी का पौधा, और उसकी सेवा करनी चाहिए आपको। हाँ, तुलसी के बारे में बता दूं कि तुलसी की 5-6 पत्तियां आप जितना पानी पीते हो दिन में, 1 बाल्टी, आधी बाल्टी, 1 बोतल, जितना पीते हो उसमें 10 पत्तियां तुलसी की डाल दो। आरओ की जरूरत नहीं है भैया, थोड़ी देर बाद अपने पानी का पीएच लेवल नोट कर लेना, पता चलेगा। और उसके साथ अगर अपने को चाहिए कि बेडरूम में कोई ऐसा पौधा लगाएं जिससे पॉजिटिविटी रहे, दोनों मियाँ बीवी खुश रहें, बच्चे खुश रहें, तो उसके लिए आपको चाहिए स्नेक प्लांट। जो स्नेक प्लांट होता है वो दिन रात ऑक्सीजन देता है और उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं है। और जो मैंने एलोवेरा बताया था, प्लांट लगा के रखिए, उसको कलम काटिए, बीच में से उसका गुद्दा निकालिए, 1 चम्मच खा लीजिए और बाकियों को हाथों पे मलिए, एड़ियों पे मलिए, जहाँ जहाँ गंदी मैल जमी हुई है वहाँ मलिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप सर में उसको ऐसे करके लगा के अच्छे से मसाज कर लोगे, सर की हेड मसाज, उसके बाद वॉश करोगे, तो कोई कंडीशनर वंडीशनर नहीं चाहिए, बहुत मज़ेदार बाल हो जाएंगे। बालों की अगर हम बात करें, ग्रे हेयर्स कुछ लोगों को दाढ़ी में भी आ जाते हैं, उसे कैसे ठीक करें? हाँ, उसके लिए जो यंग बच्चे हैं, अभी जैसे 25-30 साल के बच्चे हैं, उनको आते हैं। अब अगर मेरे यहाँ रखे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो आए हैं। अब मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि मेरे सारे वाइट हो जाएं, मैं एक बुजुर्ग लगने लग जाऊँ जल्दी से, है ना। अब 60 साल के हो गए, कम से कम लगे तो सही ना बंदा कि बैठे। तो लेकिन जो यंग हैं उनको थोड़ी सी होती है भाई, अभी तो बाल बिल्कुल सही होने चाहिए। मेथी दाना ले लो 20 ग्राम, जो असली चीज़ है, जो मेरे पम्फलेट जाते हैं लोगों के पास, जो हम डॉक्टर की पर्ची स्लिप देते हैं, उसके पीछे छपा हुआ है ये। मेथी दाना 20 दाने, 20 ग्राम, और कलौंजी 20 ग्राम, और उसके अंदर 60 ग्राम जो है वो डालना है, क्या नाम लेते हैं उसका, आंवले का पाउडर। तीनों को मिला के 3-4 चम्मच कटोरी में लेके उसको पानी डाल के उसका पेस्ट बना लो, और लोहे का होना चाहिए बर्तन। पेस्ट बना के उसको रात भर पड़ा रहने दो। अगर रात को लगाना है तो सुबह भिगो दो, सुबह लगाना है तो रात को भिगो दो, ये ध्यान रखें। उसको 12 घंटे
8 घंटे पड़ा रहने दो, उसके बाद वो जो लोहे का बर्तन था उसकी कालख उसके अंदर आ जाती है, वही काम करती है। और उसके बाद उसको बालों के रूट में लगाएं, उसमें सुबह उठ के देखें कि वो अच्छे से हो गया है तैयार, और उसमें 2 चम्मच दही डालें, 1 चम्मच चीनी डालें और 2-3 बूंदें किसी भी तेल की डालें, तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल रेडी है पेस्ट लगाने के लिए। उसको बालों की जड़ों तक लगाइए, आप देखेंगे जो बाल झड़ते थे, टूटते थे, 2 मुँहे हो रहे थे, खराब हो रहे थे, सारे बाल 1 या 2 महीने में सेटिंग में आ जाते हैं। हर हफ्ते 1 बार लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब। जब भी ऐसा होता है कि कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक या आप जैसे लोग हमारे सामने होते हैं, सवालों की झड़ी लग जाती है और वक्त की भी अपनी सीमा है, एक लिमिटेड टाइम है। कोशिश हम करेंगे कि आपके साथ हम दोबारा कनेक्ट करें जी, और आपसे जितने भी बचे हुए हमारी ऑडियंस के सवाल हैं वो हम आपसे ज़रूर पूछें। करते रहेंगे जी बातें आपके साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब आपका। जी, आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हो और हो सकता है कि अभी बहुत सारे सवाल आपके बाकी हो, लेकिन ये मुझे यकीन है कि ये वाला पॉडकास्ट आपके काम जरूर आएगा हर एंगल से। तो अगर कोई सवाल आपका रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वरना हमारी इस मेल एड्रेस पर आप लिख सकते हैं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगली जो रिपोर्ट है वो आप किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।